हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि देख पा रहे हो, हम जो एक सीरीज़ लेकर चल रहे हैं पीवाईक्यू और पीवीटेट, जिसमें से हमने 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करवा दिया है, जिसमें साइकोलॉजी और हिंदी कंप्लीटेड है। आज जो है हम 2017 का पर्यावरण का पेपर लेकर आए हैं और 2018 का और बचा है, क्योंकि 2021-22 में जो एग्ज़ाम हुआ था 17 का सेम टू सेम रिपीट हुआ था, तो उसको हम नहीं करवाएंगे। ये बात हमने ना जाने कितने बार आपको बता दी है। हर वीडियो में बताती हूँ ताकि कोई पहला भी दूर देख, किसी के लिए पहला भी हो सकता है, किसी के लिए तीसरा भी हो सकता है, तो मुझे बार बार ये बातें बतानी पड़ती हैं। उसके साथ आज जो है 2017 का पेपर हम लेकर आए हैं और इसमें पूरा 17 का करने के बाद 2018 का और बचेगा। उसके बाद जो है आपको एक मैराथन मिलेगी। सभी जितने भी पीवाईक्यू हैं पर्यावरण के 2011 से लेकर 2022 तक, सभी का जो है आपको पीवाईक्यू का एक मैराथन दिखेगा। आप वहाँ से भी कर सकते हैं और सिंगल क्लासेस भी ले सकते हैं। उसके साथ मैं बता दूँ अपने बारे में कि मैंने जो मेरी क्वालिफ़िकेशन है, कह सकते हैं BSc प्लस बीएड है, उसके साथ MSc है। और मेरा जो मैं कह सकती हूँ कि मैंने यूपी टेट, सीटेट, ये सब जो है अच्छे नंबर से जो है मैंने पास आउट किया है। उसके साथ जो फ़िलहाल जो है बिहार में जो पेपर 1 जिसे एस्टेट के द्वारा जिसको लिया जाता है, उसको पास आउट कर मैं बिहार में साइंस टीचर की तरफ वर्क कर रही हूँ। ये थोड़ा सा मेरी क्वालिफ़िकेशन और अचीवमेंट थी। आज जो है चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर को। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं 121 है, जो कि लास्ट सेक्शन होता है यूपी टेट एग्ज़ाम्स के पेपर का। इसमें है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया। कब अपनाया था संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को, कब अपनाया था? तो ऑप्शन ए है 20 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी है 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी है 21 मई 1949 को, और ऑप्शन डी है 13 नवंबर 1949 को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हम आंसर देखेंगे, एक्सप्लेनेशन आप लोग वीडियो पॉज कर देख सकते हैं, अदरवाइज एज यू विश। ओके, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन, इसको जरूर देखिएगा। एक्सप्लेनेशन से आपके 10-15 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है ना। अगर आप लोगों को ये वीडियो सीरीज़ अच्छी लगेगी तो उसके बाद हम जो है प्रैक्टिस सीरीज़ भी लेकर आएंगे। पढ़ने से ज़्यादा क्वेश्चन पर फोकस करें, ठीक है ना। पढ़ें भी, क्वेश्चन भी करें। ऑप्शन है, पुष्कर का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो पुष्कर का मेला जो है अजमेर में आयोजित होता है। अजमेर शरीफ में इसको आयोजित किया जाता है। इसकी खास बात यह है कि ये पुष्कर का मेला जो है पुष्कर नदी के पास लगाया जाता है, इसलिए इसको पुष्कर मेला कहते हैं। और इसमें जो है ये एकमात्र ऐसा मेला है जहाँ जो ब्रह्मा जी की मूर्ति जहाँ पाई जाती है। पूरे वर्ल्ड में हम कह सकते हैं, पूरी इंडिया में जो है ब्रह्मा जी की कहीं मूर्ति नहीं है, केवल यहीं पुष्कर अजमेर में जो है इसकी मूर्ति पाई जाती है इनकी। और वहीं पर जो है इनको कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो ये मेला लगाया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं ब्रह्मा जी की मूर्ति है यहाँ पर, और अजमेर से 11 किलोमीटर दूर जो है हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है पुष्कर। हालांकि ये हिंदुओं का है, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम अच्छे खासे दिखते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि एक मेल जोल दिखता है हिंदू और मुस्लिम का, और अच्छा, एकदम बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर जाने के बाद मैं यहाँ पर आप लोग जाइएगा और आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़िएगा, एक्सप्लेनेशन से अच्छे खासे आपके क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक होता है? तो सबसे ज़्यादा हानिकारक पराबैंगनी अल्ट्रावायलेंट सी जो होती है सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है। एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन मस्ट बी इम्पोर्टेंट। ओके, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो जो जैविक घटक होगा उसको हटा देंगे, बाकी सभी जो है अजैविक घटक है। तो अजैविक घटक कौन है? ये भी अजैविक है। प्रोटीन, मृदा, फॉस्फोरस, ये सब अजैविक है। बाकी कवक जो है जिसे फंगस भी कहते हैं, ये क्या है? जैविक है। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आगे देख सकते हैं, गिर शेर परियोजना अवस्थित है। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है और ये कहाँ स्थित है? गुजरात में है, ठीक है ना। तो आपको प्रीवाईक्यू से पता चलेगा बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेड भी होते हैं और कुछ नए भी क्वेश्चन आते हैं, और नए क्वेश्चन भी वहीं सेम पैटर्न पर रिपीट होते हैं, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन हम कहेंगे कहीं ना कहीं रिपीटेड है, क्योंकि ऑप्शन में आया हुआ था WWF वर्ल्ड लाइफ फंड जो है ये जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फुल फॉर्म पूछा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं, और भी यहाँ पर 1962 में IUCN के सहायक संगठन विश्व वन्य जीव कोष यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। ये सब कुछ चीज़ें जो हैं याद कर लीजिएगा। और इसका क्या प्रतीक चिन्ह क्या है? याद रखिएगा, इसका प्रतीक चिन्ह का है विलुप्त प्राणी ज्वाइंट पांडा, जो इसका प्रतीक चिन्ह है। आगे बढ़ेंगे।
गंगा नदी निकलती है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो सभी को पता है गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से, और निकलती है यमुनोत्री से निकलती है। यहाँ एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। गंगा का जो उत्तराखंड उत्तरकाशी जनपद में 39,000 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी और गंगोत्री ग्लेशियर से जो ये निकलती है, यहाँ से इसे भागीरथी कहते हैं, और देवप्रयाग से भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, और इसके बाद दोनों ये संयुक्त धारा को गंगा के नाम से जाना जाता है। और ये भारत की सबसे लंबी नदी 25 किलोमीटर यानी 2525 किलोमीटर है, जो भारत के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है, और पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और जहाँ से इसे पद्मा नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र से मिलती है, और फिर वह संयुक्त धारा मेघना में मिल जाती है, और सागर द्वीप के सभी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये तो एक्सप्लेनेशन था। ये जरूर देखिए, इतना सारा एक्सप्लेनेशन जो है, यानी कि आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन गए हैं यहाँ पर। जैसे कि कितने राज्यों से गुजरती है, और सबसे ज़्यादा किस राज्य में रहती है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा इसका जो डिस्टेंस होता है। उसके बाद जो है सबसे कम किस में रहती है, तो झारखंड में सबसे कम रहती है। और जब पश्चिम बंगाल में एंटर करती है, तो किस स्थान पे एंटर करती है? फरक्का नामक स्थान पे। और पश्चिम बंगाल में एंटर करते इसका नाम क्या हो जाता है? तो इसका नाम पद्मा हो जाता है। इन लास्ट में जब कह सकते हैं बंगाल खाड़ी में गिरती है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको मेघना नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण मापक के संबंधित है? तो ये प्रदूषण मापक के लिए सबसे बेस्ट जो प्रदूषण मापक के लिए जो संबंधित एजेंसी है, वो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं क्या क्या इसका कारण। भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। जल एवं प्रदूषण के मूल्यांकन, निगरानी और नियंत्रण के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं शीर्षस्थ राष्ट्रीय संस्था है, यानी कि इंडिया में सबसे टॉप है, जो हमारे जल वायु प्रदूषण के निगरानी, नियंत्रण आदि सब देखती है। यह बोर्ड जल वायु और ध्वनि प्रदूषण से संबंधित समस्त सेवाओं को रोकथाम और नियंत्रण के लिए सलाह देता है, और साथ में ही मंत्रालय को तकनीकी सेवा प्रदान करता है। आगे बढ़ें। कोटोपैक्सी एक जल जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। तो सभी को पता है कोटोपैक्सी जो है सबसे टॉप और सबसे हाईएस्ट पीक पे पाई जाने वाली ज्वालामुखी है, और यह कहाँ पाई जाती है? इंडीज़ में। हमारे दक्षिण अमेरिका में इंडीज़ पर्वतमाला पाई जाती है, उसी में जो है इक्वाडोर में इसकी स्थिति है। ठीक है ना, आगे इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। ये जो कोटोपैक्सी एक जागृत यानी सक्रिय ज्वालामुखी है। ये विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी है, यानी कि सबसे ऊपर लंबी कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर पाई जाती है, और साथ में ये कहाँ पाई जाती है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वाडोर के एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। आगे देख सकते हैं। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जाना जाती है? तो तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जाना जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी से जो है इसको जाना जाता है। तो ऑप्शन सी जो होता है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। तो तिब्बत की सांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, और यह तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चेमा युंग डंग हिमानी से निकलती है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांपू या तिब्बती भाषा में पवित्र करने वाली के नाम से जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई 2580 किलोमीटर, भारत में 1346 यानी 1346 किलोमीटर है, और विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली इसी नदी पर स्थित है। यानी कि याद रखिए, माजुली द्वीप कहाँ पर है? माजुली जो है इसी पे जिसे नदी द्वीप भी कहते हैं, और कहाँ स्थित है? ब्रह्मपुत्र में ही पाई जाती है। याद रखिए, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। 131 का क्वेश्चन नंबर है। यहाँ पर देख सकते हैं, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, मांसाहारी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन मैं नहीं बताऊंगी, बार बार मैं इसका एक्सप्लेनेशन बता दूंगी, क्योंकि सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन ये रिपीटेड है। ठीक है ना, यहाँ पर जरूर एक्सप्लेनेशन आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है ना, यहाँ पर देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक बार जरूर पढ़िएगा। ठीक है ना, नाउ आई होप आपके लिए ये अब विजिबल होगा अच्छे से। ठीक है ना, डन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 132, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है समताप मंडल। हमने बताया कि सबसे पहले समताप आता है, उसके बाद क्षोभ आता है, उसके बाद जो होता है मध्य मंडल आता है, उसके बाद आयनोमंडल आता है, फिर उसके बाद वायुमंडल आता है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। ठीक है,
और ये भी याद रखिएगा 1 किलोमीटर जाने पर कितना तापमान में गिरावट आती है, इतना याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, इसका आंसर आपने देख लिया, फिर भी हम बात करेंगे इस पर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? सभी को पता है स्थायी सदस्य कितने होते हैं, 5 होते हैं, जो फिक्स होते हैं। क्या फिक्स होते हैं, लेकिन 10 जो होते हैं अस्थायी होते हैं, जो अफिक्स होते हैं। हर साल जो होता है 1 साल के लिए जो है, हर साल किसी एक एक कंट्री को जो है इसका अस्थायी सदस्य बनाया जाता है। ठीक है, भारत को कब बनाया गया था और कितनी बार बनाया गया था, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है और एक प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 10 सदस्य अस्थायी और 5 सदस्य स्थायी होते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, ये देखिए। अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, चीन है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, ये कहाँ अवस्थित है? राजस्थान के अलवर जिले में अवस्थित है। और अलवर भी बहुत खूबसूरत जिला है राजस्थान का, जिसमें सरिस्का पार्क आप देख सकते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। क्या है? सूर्य प्रकाश जो होता है पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, क्वेश्चन रिपीटेड है इसलिए हम नहीं बताएंगे ज़्यादा इस पर। ठीक है, चर्चा टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं। एक मार्क का संबंध क्या है? किसी गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से, उत्पादन से। तो ये गुणवत्ता से एक मार्क जो है संबंधित होता है। आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, एक मार्क का फुल मतलब एक मार्क देख लीजिएगा। स्पेलिंग एक मार्क में ई नहीं लगता है, ए लगता है। ठीक है ना, ये। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, तो आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक तो वैसे पश्चिम बंगाल में है, मेरे अनुसार पश्चिम बंगाल में। बाकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है पश्चिम बंगाल है। भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों तथा बांग्लादेश में पद्मा मेघना के मैदानी इलाकों में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक ग्रस्त है। और भारत के राज्य 7 राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर और छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव गांव में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से प्रभावित है। इसमें पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक प्रभावित है। पश्चिम बंगाल के 4 जिला मुर्शिदाबाद, नदिया, उत्तरी दक्षिणी 24 परगना में आर्सेनिक की मात्रा भूमिगत जल से मानक स्तर से अधिक पाई जाती है। और भारत में सर्वप्रथम 1983 में पश्चिम बंगाल में ही आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण का मामला सामने आया था। और जब आर्सेनिक की अधिकता से ब्लू फुट नामक बीमारी हो जाती है। याद रखिएगा, आर्सेनिक की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है? ब्लू फुट होती है, ब्लैक फुट जो होती है डिजीज होती है। आगे बढ़ेंगे। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, तो कब पारित किया गया था? ये क्वेश्चन रिपीटेड कब आया था? 1972 में रिपीटेड हुआ था। ये आया हुआ क्वेश्चन रिपीटेड है और 1972 में जो पारित हुआ था। आगे देखिए, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये क्या है? किण्वन है। और कौन सा बैक्टीरिया इसके लिए उत्तरदायी होता है? इसके लिए लैक्टोबैसिलस जो होता है उत्तरदायी होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आप बता देते हैं। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। किण्वन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद इसके लिए दूध में स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टोबैसिलस और लैक्टोबैसिलस लैक्टिस नामक जीवाणु, याद रखिएगा। हम लोग जनरली एक ही बैक्टीरिया को जानते हैं, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस बैक्टीरिया भी पाया जाता है, नामक जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु दूध में पाए जाने वाले लैक्टोज शर्करा का क्या होता है? किण्वन करके लैक्टिक एसिड में क्या करते हैं? बदल देते हैं। और जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। और लैक्टिक एसिड जीवाणु दूध में पाए जाने वाले कैसीन, आगे बढ़ेंगे। कैसीन एक प्रोटीन होता है, नमक प्रोटीन की छोटी छोटी बूंदों को एकत्रित करके दही बनाने में सहायता करते हैं। दूध को स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस तथा लैक्टोबैसिलस वल्गैरिकस के द्वारा 40 से 60 डिग्री पर जमा कर ईस्ट द्वारा आंशिक किण्वन मतलब पार्शियल फर्मेंटेशन कराया जाता है। और जो पोषक पदार्थ दही हट या फिर कर्ड भी कहते हैं जिसे, और यग हट प्राप्त होता है। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। 140 क्वेश्चन नंबर। जिस देश के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है, किस देश से लिया गया है? तो हमारा USSR में से लिया गया है, जिसे रूस भी कहते हैं। पहले USSR जो था, ये केवल रूस नहीं था, ये पूरा जो है कह सकते हैं एशिया के मोस्ट ऑफ द पार्ट जो यूरोप का था, कुछ बहुत ज़्यादा भाग जो जिसमें कह सकते हैं यूक्रेन सब शामिल था। क्योंकि धीरे धीरे ऐसा USSR का विघटन होता गया और रूस मतलब कह सकते हैं एक टाइम आते आते ये बहुत छोटा और सीमित बन गया, जैसे कि भारत है। कभी भारतीय महाद्वीप में बात करें तो भारतीय महाद्वीप में कौन कौन से देश को हमारा आ जाता है? श्रीलंका भी आ जाता था, बांग्लादेश भी आ जाता था, नेपाल भी आता था, पाकिस्तान भी आता था,
अफ़गानिस्तान भी आता था। तो ऐसे बहुत सारे देश जो होते हैं भारतीय महाद्वीप में आते थे, लेकिन आज भारत की बात करें तो भारत सिर्फ बचा हुआ है, बाकी सारे देश जो इसमें अलग हो चुके हैं। ठीक है ना। वैसे यूएसएसआर था, यूएसएसआर बहुत ही बड़ा क्षेत्रफल था, लेकिन धीरे धीरे सारे देश जो थे इसको छोड़ते गए, टूटते गए, और लास्ट में केवल रूस बचा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूएसएसआर भी हो जाएगा, और रूस ऑप्शन में रहेगा तो रूस आ जाएगा। यूएसएसआर की फुल फॉर्म क्या है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, और इसका फुल फॉर्म है। ठीक है ना। इसे रूस भी कहते हैं, रूस आ जाए तो इसको। और इसमें इसे संविधान के भाग 4 में रखा गया है, 4 क में रखा गया है, और अनुच्छेद कौन सा है, 51 क में है, याद रखिएगा। यह मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11 है। अब मौलिक कर्तव्य किसके सिफारिश पे जोड़ा गया था, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया था। उस टाइम पीएम कौन था, इंदिरा गांधी थी। और 11वां पहले तो ओरिजिनली कितने थे, 10 थे, और ये 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था, ये आपका होमवर्क है, जरूर बताएंगे, ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है। आगे बढ़ेंगे। ध्रुव तारा कहाँ जाता है, तो ध्रुव तारा किसको कहा जाता है, तो उत्तरी तारे को क्या कहा जाता है, ध्रुव तारा। अब ध्रुव तारे को उत्तरी तारा ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये उत्तर दिशा में हमेशा गति करता रहता है और उत्तरी दिशा में जाकर स्थित रहता है। जो तारा हमेशा उत्तर दिशा में चमकता रहता है तथा उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित रहता है, रहने का कारण ही एक दिशा में हमेशा दिखाई पड़ता है, उसे ध्रुव तारा कहते हैं। और ध्रुव तारा मत्स्य तारा समूह का एक भाग है, अर्थात उत्तरी तारे का ध्रुव तारा कहा जाता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, और ये कब किया गया था, 1972 यानी कि 1973 में किया गया था। आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ जो है एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ठीक है ना। राजा जी कहाँ पाया जाता है, तो उत्तराखंड में। राजा जी टाइगर रिजर्व कहाँ है, उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। ठीक है। तो राजा जी उतर रहे हैं, ऐसे याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। फूलों की घाटी कहाँ है, ये भी उत्तराखंड में है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला है, एक वयस्क मानक में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो देखिए हमारे शिशु में जो होती है अस्थियों की संख्या ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वयस्क, यानी कि एडल्ट चाइल्ड में जो हड्डियों की संख्या होगी ज़्यादा होगी, लेकिन यहीं अडल्ट की बात करते हैं तो अडल्ट में उसकी संख्या कम हो जाती है, क्योंकि जैसे बच्चा बढ़ता है हड्डियाँ जो हैं जुड़ती जाती हैं, और जुड़ने के कारण जो होती हैं हड्डियाँ, एक सिंगल हड्डी काउंट की जाती है। मान लीजिए दो बच्चे में कोई हड्डी 2 होती है, तो वहीं जुड़ कर एक बन जाती है एडल्ट में, वयस्क में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है सी जो है करेक्ट हो जाएगा। वही बच्चे की बात करते हैं तो लगभग 3 से 6 हड्डियाँ बच्चे में पाई जाती है, और 206 हड्डियाँ जो है बड़े में पाई जाती है। लगभग 100 हड्डियाँ जो हैं एक हो जाती हैं, मतलब मिल जाती हैं। इसे आगे बढ़ेंगे। आगे देख सकते हैं ऑप्शन में, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है एम्स्टर्डम में है। और ग्रीन पीस का काम क्या होता है, जितने भी कोई व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से कोई भी काम पर्यावरण के बचाव में या प्रोटेक्शन में या फिर पर्यावरण प्रदूषण कम करने में किया जाता है, तो ग्रीन पीस जो है तो उसको प्रमोट करता है और अवार्ड भी देता है। और इसका हेडक्वार्टर क्या है, एम्स्टर्डम में है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी, 1971 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ है, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। अभी देखा आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान डैश का ऑक्सीकरण एवं डैश का अपचयन होता है। देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन को रिमूव कर देना, और रिडक्शन का मतलब, यहाँ अपचयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन को ऐड कर देना। 2 ही काम होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो H2O का जो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि यहाँ से H2O में से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाता है और ऑक्सीजन को अलग कर दिया जाता है, मतलब ऑक्सीजन निकाल लिया जाता है, तो इसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे। और यहीं पर क्या होता है, यहाँ पर जो होता है NADPH में H को जोड़ दिया जाता है, तो NADPH बन जाता है। ठीक है ना। तो ये ऐसे होता है। तो इसको थोड़ा सा हायर क्लासेस का कह सकते हैं कि यह नॉर्मल चीज़ें नहीं बताई जाती है, NADPH क्या होता है। ये सब जो है थोड़ा सा बायोलॉजी आप लोग पढ़ेंगे या फिर इकोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है ना। तो और जैसा कि अपन को पता है कि जो हम ऑक्सीजन प्लांट जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं वो कहाँ से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आता है, वो जल से आता है। कैसे आता है, उसके ऑक्सीडेशन करने के कारण ही आता है। ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं क्या हुआ है कि ऑक्सीजन को यहाँ से अलग कर दिया गया है, H2O को ब्रेक किया गया है, इसे कहते हैं हाइड्रोलाइसिस।
इस प्रक्रिया को जब वाटर टूटता है, वाटर को हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में जब तोड़ते हैं तो इस प्रोसेस को हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। हाइड्रोलाइसिस के द्वारा क्या होता है, हाइड्रोजन आयन जो होता है अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है, और यही ऑक्सीजन जो है हमें काम आता है ऑक्सीजन के रूप में सांस लेने में, ठीक है ना। और यहाँ पर NADPH की बात करें तो यहाँ पर जो वहाँ से रिडक्शन हुआ है वहीं जो यहाँ पर वहाँ जो ऑक्सीडेशन हुआ है यहाँ रिडक्शन होता है और जुड़कर NADPH का फॉर्मेशन कर लेता है। आगे बढ़ेंगे, इसे ही अपचयन कह भी कहते हैं। LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है, तो ये देखिए ये एक स्वच्छ ईंधन है, तो बिल्कुल स्वच्छ ईंधन है। यह उच्च ऊष्मीय मान का है, और हाँ जी बिल्कुल उच्च ऊष्मीय मान का होता है। यह नीले ज्वाला से जलने वाला है, तो नीले ज्वाला से गैस आप जलाते हैं तो देखते हैं नीले ज्वाला से जलती है। और ये मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, तो ये मीथेन उत्सर्जन नहीं करता है। देखिए LPG जिसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यह मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन की बनी होती है। इसी हाइड्रोकार्बन गैस को द्रवित कर सिलेंडर में क्या करते हैं, भर दिया जाता है और रसोई गैस में उपयोग किया जाता है। ये स्वच्छ ईंधन भी है, गंध रहित होता है, और इसके रिसाव का पता लगाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, याद रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके रिसाव का पता लगाने के लिए हम एथिल मार्केप्टेन का यूज़ करते हैं। तो सिंपल मार्केप्टेन भी बोल सकते हैं, लेकिन हम किसका यूज़ करते हैं, एथिल मार्केप्टेन का यूज़ करते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ये किसकी क्वेश्चन है, चार्ल्स डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। प्रजातियों की उत्पत्ति को क्या कहते हैं, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी है जो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। क्वेश्चन रिपीटेड है। मकर रेखा, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, मैंने लास्ट क्लास में इसका चर्चा जरूर किया था। तो हमने कहा था जहाँ नॉर्थ है वहाँ पर कर्क होता है, कर्क, और जहाँ पर मकर आता है वहाँ साउथ होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी जो होता है करेक्ट आंसर होगा, 23.5 डिग्री, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अवस्थित है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर अवस्थित है, द हेग में जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। आगे ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म होता है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है द नीदरलैंड में है, अवस्थित है। इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के 5 अध्याय तथा 70 अनुच्छेद है, याद रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपके समक्ष आती रहे। और आपको वीडियो की कंटिन्यूटी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार कमेंट कर दिया जाए, कर सकते हैं। आपके कमेंट से आपका कोई लॉस नहीं होने वाला है, लेकिन हमें एक मोटिवेशन मिलता है ताकि आपके लिए ऐसे काम करते रहें। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।